Hello everyone, welcome to E Anand, and today we are starting with another chapter number 3rd of class 7 Geography NCERT, and the name of the chapter is Our Changing Earth. तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में हमको क्या सीखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में शुरुआत होती है लिथोस्फीयर से। तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, उसी तरीके से हमारा है लिथोस्फीयर, जो कि जमीन वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। और लिथोस्फीयर में ये बताते हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है, ठीक है। बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर ये लिथोस्फीयर हमारा बना हुआ है। और बताते हैं कि ये जो प्लेट्स होती है ना, ये हर साल कुछ मिलीमीटर मूव करती है बहुत स्लो स्पीड में। तो आपको कभी महसूस नहीं हो पाता कि आप जिस धरती पर आप रह रहे हैं उसकी जो अंदर जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रही हैं। और फिर आगे बताते हैं उनके मूवमेंट से क्या होता है, हमारी अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, जो पिघला हुआ मैग्मा है, वो क्या करता है, सर्कुलर मैनर में अर्थ के अंदर ही मूव करता है। और इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, हमारी अर्थ का जो सरफेस है उस पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी मैग्मा के मूवमेंट के कारण आपको ज्वालामुखी फटने को देखने को मिलेंगे, हमारी अर्थ के ऊपर ज्वालामुखी फट जाते हैं। माउंटेन्स का फॉर्मेशन भी कई सालों में, लाखों सालों में इन्हीं सब एक्टिविटीज के कारण होने लगता है। तो इन सब के कारण हमारी अर्थ के सरफेस में कंटिन्यूअसली कई कई सालों पे कुछ कुछ तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जैसा कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो हर साल कुछ अपनी हाइट और उसकी बढ़ जाती है कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर के अंदर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारे अर्थ की जो प्लेट्स है वो मूव कर रही है, मूव करती है, तो काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी अर्थ में कुछ फोर्सेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। तो जो फोर्स हमारी अर्थ के इंटीरियर के अंदर लगता है ना, उसको बोला गया एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्स देखने को मिलते हैं उनको हमने बोला है एक्सोजेनिक फोर्सेस। और यहाँ पे हमको एक फिगर में बताया गया है अर्थ के मूवमेंट्स के कुछ टाइप्स बताए हैं। तो अर्थ का मूवमेंट में यहाँ पे पहले हमें बताया एंडोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक फोर्सेस में दो तरह के फोर्स हैं। एंड द फर्स्ट वन इज द सडन फोर्स। तो सडन फोर्स क्या है, अचानक से आपको कोई फोर्स महसूस होगा। इसमें आपका आ जाते हैं अर्थक्वेक, भूकंप जो होगा वो सडन फोर्स में आ जाएगा। वोल्केनो जो होता है वो अगर फट गया तो वो सडन फोर्स है। कभी कभी जो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, जमीन ढह जाती है पहाड़ी इलाकों में, वो भी एक सडन फोर्स है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि ऐसा होने वाला है और फटाफट अचानक से कुछ भी आपको ये देखने को मिल जाता है। अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो फट जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। और एंडोजेनिक फोर्सेस में जो कि हमारी अर्थ के अंदर पे फोर्स जो लगते हैं, तो उसमें एक और फोर्स है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। अब ये डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं, इन फोर्सेस के कारण क्या होता है, कुछ चीजें बनती हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग माउंटेन्स। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ना, इनकी हेल्प से हमारी अर्थ के ऊपर माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्लास के अकॉर्डिंग हमको अभी सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है, और बड़ी क्लासेस में हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद अर्थ के मूवमेंट में एक और फोर्स का बहुत बड़ा हाथ है, वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि अभी हमने देखा, जो कि हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ये फोर्स के टाइप ही हम फोर्स तो नहीं बोल सकते, दो कैटेगरी है, एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल। तो इन दोनों से क्या होता है, आपको रिवर यहाँ पे एग्जांपल में बताते हैं कि रिवर, तो हम जानते हैं कि रिवर क्या करती है, इरोजन करती है। जैसे अगर किसी एरिया से नदी बह रही है, तो वो क्या करेगी, उस एरिया की जो भी मिट्टी होगी, जो भी पत्थर वगैरह होंगे, उनको अपने साथ बहा के आगे ले जाएगी। तो वो क्या कर रही है, उस एरिया को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। उस एरिया को कहीं ना कहीं वो नदी जो बह रही है, तो उसकी मिट्टी को काटते हुए आगे तक लेके जा रही है। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती है ना, इनको हम इरोजन बोलते हैं, है ना। इरोजन मतलब नष्ट करना, ठीक है, इरोजन मतलब नष्ट करना किसी चीज को। तो रिवर भी कई बार इरोजन आसपास के अपने एरिया में इरोजन करती है ना। लैंडस्केप जो आसपास जहाँ से नदी बह रही है उसके आसपास की जो लैंडस्केप है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी तरह जो हमारी विंड होती है, विंड भी क्या करती है, विंड भी इरोजन करती है। वो विंड किसका इरोजन करती है, किसको नष्ट करती है, सॉइल को। वो क्या करती है, एक जगह जब बहुत तेज हवा चलती है तो एक जगह की जो रेत है या जो मिट्टी है उसको अपने साथ उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है। तो उस जगह पे क्या हो जाता है, वो मिट्टी गायब हो जाती है, तो आपको होल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सरफेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से जो सी वेव्स होती है, सी वेव्स मतलब समंदर की लहरें, तो ये भी कई बार इरोजन करती है। ये क्या करती हैं, जो पहाड़ वगैरह होते हैं अपने समंदर के बगल में, जहाँ से जमीन शुरू होती है, तो वहां पे आपको कुछ पहाड़ देखने को मिलते हैं,
जो अभी हम आगे पिक्चर्स में देखेंगे। तो क्या करती है, इन पहाड़ों से जब ये लहरें टकराती हैं, क्योंकि हमारे समुद्र में लहरें तो आती ही रहती हैं, तो उन पहाड़ों का भी ये लोग क्या कर देती है, इरोजन कर देती है, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें भी फॉर्म कर देती हैं, जैसे कि सी आर्क हो गया, और सी आर्च के साथ साथ सी केव्स बना देती हैं, है समुद्री गुफाएं। तो ये अभी हम चैप्टर में आगे देखेंगे। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में इन सब कैटेगरी में एक चीज और हम पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, ये कभी कभी क्या करता है, बहुत सडन मूवमेंट्स क्रिएट करता है, और कभी कभी बहुत स्लो मूवमेंट्स क्रिएट करता है। लेकिन जो सडन मूवमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सडन मूवमेंट्स में आपका अर्थक्वेक का आना या फिर वॉल्केनो का फटना, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको ये बताया है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं कि द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसमें क्या क्या यहाँ पे बताया गया है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल, ठीक है, बड़े और छोटे, रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, ठीक है, जिनको स्लैब्स बोल दिया गया है, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। तो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे स्लैब्स, मतलब वो डिवाइडेड है कई सारी लेयर्स में। उन्हीं में से कुछ लेयर्स में कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ लेयर्स के ऊपर आपको ओशन फ्लोर देखने को मिलता है। तो ये है हमारी अर्थ की क्रस्ट की सेवरल लेयर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, जिनको हमने बोला है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। फिर आगे हम वोल्केनो के बारे में देखते हैं। तो वोल्केनो क्या होता है, और वोल्केनो इज अ वेंट, वेंट का मतलब होता है खुला हुआ हिस्सा, ठीक है, वेंट मतलब ओपनिंग, है ना। तो अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो देखिए अब हमारी धरती के अंदर जो पिघला हुआ जो मैग्मा है, ठीक है, जो पिघला हुआ मैग्मा है, जिसको हम लावा भी कहते हैं, जब वो धरती के बाहर आ जाता है तो हम उसे लावा कहते हैं। तो अभी अब ये मैग्मा जब धरती के अंदर है, तो ये बाहर कैसे आएगा, इसको कहीं ना कहीं से कोई खुला हुआ एरिया तो चाहिए। तो वो जो खुला हुआ एरिया होता है वो कुछ माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में वोल्केनो भी एक माउंटेन ही है, लेकिन ये नॉर्मल माउंटेन से डिफरेंट होता है, क्योंकि इन माउंटेन्स का जो टॉप होता है वहां पे आपको एक वेंट देखने को मिलेगा। वेंट मतलब एक ओपनिंग, मतलब जहां से धरती के अंदर का जो लावा है, जो मैग्मा है, वो बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये होता है वोल्केनो। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया भी है कि ये वोल्केनो में आपको वेंट दिख रहा है, ये नीचे से लावा निकलता है और रेड रेड कलर का ऊपर आ रहा है, और यहाँ से ऊपर से भी फट रहा है वो, जहाँ से आपकी गैसेस और ऐश निकलती है, धुआं और राख बिल्कुल निकलती है, ठीक है। उसको क्रेटर बोलता है, जिस एरिया से गैसेस और ऐश वगैरह निकल रही है वॉल्केनो की, उसको हमने क्रेटर बोला है, ठीक है। और वेंट तो ये काफी बड़ा वाला पोर्शन होता है जहाँ से पूरा लावा बाहर आता है, ठीक है। और जस्ट ये वॉल्केनिक माउंटेन के नीचे हमारी क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे हमें पता है हमारा मेंटल होता है, और इन दोनों के बीच में भरा है हमारा मैग्मा, और ये मैग्मा बाहर आता है जब प्रेशर क्रिएट होता है। और देखिए यहाँ पे वर्ड ओरिजिन वाले बॉक्स में हमें बताते हैं ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मतलब क्या होता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, एंडो मींस इनसाइड, यहाँ पे बताया गया है। और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब किसी चीज का ओरिजिन कैसे हुआ। तो एंडोजेनिक मतलब जिसका ओरिजिन अंदर से होगा वो एंडोजेनिक, जिसका ओरिजिन बाहर से होगा वो एक्सोजेनिक। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो हमारी अर्थ के अंदर ही क्रिएट हो जाएंगे, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर क्रिएट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है जब ये मूव करती है, ठीक है, तो जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है ना, वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। एंड द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन है, जो कंपन महसूस होता है, ये पूरी पृथ्वी पे महसूस किया जा सकता है, और इसी वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। तो क्लियर हो गया, हमारी अर्थ में जो लिथोस्फीयर है उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं, और जब नीचे लिथोस्फीयर के नीचे जब ये प्लेट्स मूव करती हैं स्लोली स्लोली, या कभी कभी तेज भी कर सकती हैं, उस कारण से वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप। और आगे बताते हैं कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। मतलब सबसे पहले जहां पे मूवमेंट स्टार्ट होगा ना क्रस्ट के अंदर, जो हमारा लिथोस्फीयर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर सबसे पहले जहां पे मूवमेंट स्टार्ट होगा उसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकस के जस्ट अबव जो हमारा जमीन वाला हिस्सा है वहां पे हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर, जिसको हम बोलते हैं केंद्र, मतलब भूकंप का केंद्र कहाँ है। जैसे मैंने बोला कोई जगह है तो ये उसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको झटके देखने को मिलेंगे, तो वही है आपका भूकंप का केंद्र। और जो भूकंप की जो वेव्स होंगी ना, तरंगे, उसको वेव्स बोलते हैं। वो सर्कुलर शेप में ऐसे एक एरिया को कवर कर लेती हैं, काफी लंबे एरिया को सर्कुलर शेप में कवर करती हैं, जैसा कि यहाँ नीचे इस डायग्राम में बताया गया है। तो देखिए अभी मैं अगर आपको इतना दिखाऊं तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक सरफेस सा दिख रहा है और सर्कल्स बने हुए हैं, लेकिन हमने अगर इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखें तो देखिए ये हमारी धरती के अंदर वाला हिस्सा दिखा रहे हैं। यहाँ पे बताते हैं कि ये वाला जो एरो वाला, इस एरो से जो डिनोट किया है, यहाँ पे बताते हैं कि धरती के अंदर ये है हमारा फोकस किसी भूकंप का, ठीक है। दिस इज वेयर
this is where the earthquake occurs, this is where the earthquake occurs and it is the origin of seismic energy. seismic मतलब भूकंपीय है ना, भूकंपीय मतलब seismic है ना। तो भूकंप की जो एनर्जी क्रिएट हुई वो इस फोकस से क्रिएट होती है, और इस फोकस के जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये वाला पोर्शन, इसको यहाँ पे बताते हैं एपिसेंटर। तो फोकस के जस्ट ऊपर जो धरती का जो हिस्सा है वो हो जाता है भूकंप का एपिसेंटर, मतलब भूकंप का केंद्र। और ये जितनी भी सर्कुलर लाइंस आपको दिख रही हैं ये भूकंप की रेंज है, मतलब इन सर्कुलर लाइंस के अंदर ही भूकंप देखने को मिलेगा, बाहर भूकंप देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक यहाँ पे हमको बताया गया है। और यहाँ पे बताते हैं आगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो जो हमारी अर्थक्वेक की जो वेव्स आती है ना, जो सर्कुलर वेव्स है, जैसे यहाँ पे आपको शो करी गई है इस बुक में, सर्कल्स आपको बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की वेव्स होती हैं। सबसे पहले जो वेव्स आती हैं उनको कहते हैं पी वेव्स, और पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स या फिर अभी हमारी क्लास के हिसाब से जो हमें पढ़ना वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और उसके बाद एस वेव्स जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एल वेव्स जिसको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। और इसको हम आगे की क्लासेस में जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी क्लास 7 के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना जानना है कि 3 तरह के वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और सरफेस वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल को पी वेव, ट्रांसवर्स को एस वेव्स भी बोला करते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ बताते हैं कि हालांकि जो अर्थक्वेक है उसको हम लोग कभी क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम पहले से नहीं बता सकते कि भैया आज भूकंप आ जाएगा। एंड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। मतलब अगर हम पहले से प्रिपेयर ही बैठे हैं अगर कि भाई अर्थक्वेक आ गया तो हमें क्या करना है, तो हम काफी जो नुकसान है उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताते हैं कि जो कॉमन अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन होता है ना, प्रिडिक्शन करने का एक मेथड होता है। तो जो लोकल जो पीपल लोगों ने जो आसपास के जो हमारी अर्थ पे बहुत सारे लोग हैं तरह तरह के, तो उनने ना कुछ तरीके ढूंढ निकाले हैं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के। कई लोगों का कहना है कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो जानवरों का बिहेवियर होता है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मछलियां होती हैं तालाब में वो एजिटेटेड हो जाती है, मतलब बहुत बेचैन हो जाती हैं, उनका तैरने का तरीका भी पूरा बदल जाएगा। आपको सरफेस के ऊपर आपको मतलब आप अलग ही समझ जाएंगे कि फिशेस जो है पानी के अंदर वो हलचल कर रही हैं। और जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरफेस से बाहर निकल आते हैं, सॉरी वो जहाँ पे भी छुपे रहते हैं वहां से सरफेस पे निकल के आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर आपको स्नेक दिखता है तो, और बहुत सारे स्नेक एक साथ अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए पक्का हमारे आसपास भूकंप आने वाला है, क्योंकि ये जो एनिमल्स है इनका जो बिहेवियर है वो अचानक से चेंज हो गया है। कई बार डॉग्स वगैरह भी ये सब चीजें पहचान लेते हैं और बार्किंग करने लगते हैं, तो जानवर भी कई बार हमें संकेत देते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे हमको एक अर्थक्वेक का केस स्टडी बताया है कि अर्थक्वेक हिट्स भुज कोई जगह है ना, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया और 6.9 ऑन रिक्टर स्केल उसका क्या है मैग्नीट्यूड है। और ये अर्थक्वेक आया है भुज टाउन में 26 जनवरी 2001 को। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं, 31 टीचर्स हैं, 971 स्टूडेंट्स हैं, ये सब गुम चुके हैं। और ये सब आप पढ़ लीजिए है ना, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, ये आप देख लेना। और यहाँ पे बोलते हैं कि डू यू नो वाले सेक्शन में कि जो अर्थक्वेक होता है उसको एक मशीन से हम लोग मेजर करते हैं, उस मशीन का नाम है सीज्मोग्राफ। ठीक है, सीज्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इसके हेल्प से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है ना कि कितनी ताकत का अर्थक्वेक आया है ना, उस मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट का जिसको हमने बोला है रिक्टर स्केल। ठीक है, और यहाँ पे बताते हैं कि अगर मान लीजिए जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 2.0 से कम है तो हम कहेंगे कि बहुत लो लेवल का भूकंप आया था और इससे ज्यादा नुकसान नहीं होंगे। लेकिन अगर अर्थक्वेक 5.0 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड लेके आता है ना 5.0, तो ज्यादा नुकसान होगा। और अगर 6.0 और उससे ज्यादा का मैग्नीट्यूड होगा तो और उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। और अगर 7.0 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड अगर होता है किसी अर्थक्वेक का तो उसको हम लोग बोलते हैं भयानक अर्थक्वेक, है ना, मेजर अर्थक्वेक, कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो रिक्टर स्केल पे 1 से लेकर 10 तक की मेजरिंग होती है। तो अगर मान लीजिए 10 स्केल का 10 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया तो वो बहुत बड़ा भूकंप होगा। तो ये रिक्टर स्केल भूकंप का मैग्नीट्यूड नापता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी ताकत को बताता है कितना खतरनाक भूकंप था। और आगे देखते हैं फिर, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं सीज्मोग्राफ। ये ना वेव्स को ड्रॉ करके बता देता है कि किस तरीके से वेव्स जो आई है कैसे आई है। तो ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सीज्मोग्राफ है जो पेपर उसमें सेट कर दिया गया है, जब भूकंप आएगा तो ये मशीन वाइब्रेट करेगी और एक ड्राइंग सी बना देगी कि जो हमारी वेव्स आई है वो किस अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेवल किया है। तो ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब फिर हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक
जब आता है तो हमें प्रिपेयर कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहले बताते हैं सेफ स्पॉट के बारे में। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए तो यहाँ बोलते हैं कि आप किचन काउंटर के नीचे छुप जाइए, आप टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे छुप सकते हैं, है ना। आप किसी कॉर्नर दीवार जो होती है उनके कॉर्नर पे जाके भी आप रुक सकते हैं। और आपको अर्थक्वेक के समय में किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम। तो यहाँ पे बताते हैं कि फायर प्लेसेस, जहाँ पे आग लगने का खतरा हो, यहाँ जहाँ पे आग का काम होता है वहां से दूर रहिए। एरियाज अराउंड चिमनी, चिमनी वगैरह के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे कांच वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि भूकंप आएगा तो कांच टूट सकते हैं, शैटर हो सकते हैं, फैल सकते हैं ना, तो कांच से नुकसान हो जाएगा। तो कांच के पास मत खड़े होइए, पिक्चर फ्रेम्स के पास मत खड़े होइए। और प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं भूकंप के लिए आगे भविष्य में, कि हम लोगों को क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, कि अगर भूकंप जैसी चीज आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कब आ जाएगा, ठीक है। ये कभी भी हो सकता है और काफी नुकसान होता है। तो यहाँ पे सेफ स्पॉट के बारे में, स्टे अवे फ्रॉम और बी प्रिपेयर्ड के बारे में हमको इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में आप बात करी जाए। मेजर लैंडफॉर्म्स मतलब तरह तरह की जो जमीन पे आपको चीजें देखने को मिलती है, पहाड़ हो गए, नदी हो गए, मैदान हो गए, है ना, ये सब लैंडफॉर्म का हिस्सा है। तो यहाँ बताते हैं कि जो हमारा लैंडस्केप है, मतलब जो हमारा लैंडस्केप होता है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉर्न अवे हो रहा है, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली बदल रहा है। कारण क्या है, वेदरिंग और इरोजन। तो ये दो चीजें होती हैं जो हमारे आसपास का जो लैंडस्केप है, जो हमारे आसपास का एरिया, जो जमीन वाला हिस्सा है ना, जो व्यू हमको दिखता है वो चेंज होता है। किस कारण, वेदरिंग के कारण और इरोजन के कारण। इरोजन अब मैंने अभी आपको पहले ही बताया, इरोजन का मतलब होता है किसी चीज का नष्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर नदी बह रही है तो वो सालों साल जब बहेगी किसी जगह से, तो वहां की पूरी मिट्टी कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर देगी, और वहां पे क्या होगा, मिट्टी वहां पे वो क्या कर देगी, इरोड कर देगी। तो ये इरोजन का एक टाइप हो गया। सॉइल इरोजन क्या होता है, हवा बहुत तेज चलती है, एक जगह की सॉइल उड़ा के कहीं और ले जाती है, उस जगह पे इरोजन हो जाता है, वहां की सॉइल तो नष्ट हो गई, उधर की सॉइल तो बहुत दूर चली गई, है ना। अब ये वेदरिंग क्या होती है उसको भी देख लिया जाए। तो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब हमारी अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स होती हैं जब वो टूट जाती हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। और हम लोग उसे नहीं तोड़ते, वो समय के साथ साथ अपने आप टूटने लगती हैं, और इसी प्रोसेस का नाम दिया वेदरिंग। इसके कारण भी हमारी जो लैंडस्केप है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और इरोजन के बारे में भी हमको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। जैसे इरोजन इज द वेरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, मतलब हमारा जो लैंडस्केप है वो तबाह हो रहा है ना, सॉरी, तबाह ना बोल के थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। वेरिंग अवे मतलब उसका सरफेस से थोड़ा डैमेज हो रहा है ना, नष्ट हो रहा है। तो वही डेफिनेशन में यहाँ पे बताते हैं कि इरोजन इज द वेरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। और जो इरोजन हो रहा है, तो जो हमारा जो लैंडस्केप है, वो जो डैमेज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, अलग अलग एजेंट्स हैं उसमें। जैसे कि पानी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इरोजन में, है ना। जो रिवर होती है वो भी क्या करती है, इरोजन करती है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वहां की मिट्टी को बहा के ले जाती है। जो हवा होती है वो सॉइल को बहा के ले जाती है। और जो बर्फ जो होता है, बर्फ ये भी कई बार क्या करता है, इरोजन। फॉर एग्जाम्पल जब जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके टॉप पे क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। तो ये बर्फ जब जमी रहती है उनके ऊपर, तो जो सबसे नीचे वाली सतह होती है ना बर्फ की, वो कई बार क्या करती है, जब वो बर्फ पिघलती है, टूटती है, तो वो माउंटेन के जो ऊपर के जो पीसेस होते हैं, जमीन जमीन के जो माउंटेन के टुकड़े होते हैं, उनको भी अपने साथ तोड़ तोड़ के लेके चली जाती है और बह जाती है आइस पिघलने के बाद। तो आइस भी क्या करती है, इरोजन करवा देती है। और जो इरोडेड मटेरियल होता है ना, ये इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। तो जो भी मटेरियल नष्ट होता है, एक्चुअली वो नष्ट नहीं होता, वो वहां से हट जाता है और कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो सॉइल, जैसे सॉइल का इरोजन में क्या होगा, एक जगह की मिट्टी हट गई, कहीं और जाके इकट्ठा हो गई। और जो हमारा वाटर है, वाटर भी क्या करता है, सॉइल इरोजन करवा सकता है, पानी के साथ भी मिट्टी बह जाती है, आइस भी करा देती है ना, और कहीं और जाके इसको डिपॉजिट कर देते हैं। तो एक जगह पे तो आपको इरोजन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पे तो कुछ उनने बनाया, डिपॉजिट ही किया एक जगह पे, लेकिन वहां पे आपको इरोजन करके उनने दिखाया। And this process of erosion and deposition create different landforms on the earth surface, on the surface of the earth, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है इरोजन की, किसी चीज को नष्ट करने की और कहीं पे किसी चीज को ले जाके इकट्ठा कर देने की, है ना। तो प्रोसेस ऑफ इरोजन जो होती है और डिपोजिशन जो होता है, इसके कारण क्या होता है, तरह तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, भूभाग। जैसे कि कहीं पे माउंटेन्स बनेंगे, मान लीजिए कहीं की मिट्टी उठ के कहीं से जा रही है और कहीं इकट्ठा हो रही है, सालों साल हजारों साल इकट्ठा हुई, वो मिट्टी फिर एक के ऊपर जम गई और माउंटेन का फॉर्म ले लिया, है ना। तो यही सब है हमारे इरोजन में। फिर आगे बताते हैं कि वर्क ऑफ अ रिवर क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है ना नदियों का, वो क्या करता है किसी भी लैंडस्केप को क्या करता है, इरोड कर देता है, मतलब उसको भी नष्ट करता है। क्योंकि जब रिवर क्या करती है, एक एंगल के साथ बहती है, मतलब मान लीजिए काफी ऊंचाई से जो नदी है वो बहती हुई आ रही है, तो वो क्या करेगी अपने साथ काफी हार्ड रॉक्स को भी लेके आएगी, और जब वो बहती हुई चली जाएगी तो कई बार वो वाटरफॉल बनाएगी। समझ रहे हैं ना आप, वाटरफॉल वगैरह भी फॉर्म कर देती है। तो वाटरफॉल बना तो ये सब चीजों से हमारा जो आसपास का लैंडस्केप है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं, और नदियों में पत्थर बड़े बड़े आपको आके कहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा नदी जो होती है उसके बीच में भी आपको कई बार पत्थर देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, जिसपे आप खड़े हो सकते हो, नदी भी वहां से बह रही है। वो सब नदी अपने साथ लेके आती है, पहाड़ों से लेके आ जाती है और डिपॉजिट करके आगे निकल जाती है ना। तो ये वाटरफॉल का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, मतलब हमारी दुनिया में बहुत सारे झरने है ना, वाटरफॉल्स हैं। और सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कि है वेनेजुएला में, जो कि साउथ अमेरिका में एक जगह है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है नायग्रा फॉल्स, जो कि है हमारा कनाडा और यूएसए की बॉर्डर के बीच में, है ना, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। फिर आता है हमारा विक्टोरिया फॉल्स, ये भी काफी बड़ा एक वाटरफॉल है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका में है, उसकी बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। आप इंटरनेट पे जाना और ये सारे वाटरफॉल्स की पिक्चर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी नदी है जब वो किसी प्लेन में इंटर करती है, प्लेन मतलब जो हमारी नदी है वो माउंटेन वगैरह से निकल रही है, माउंटेन का जो रास्ता था ऊंचाई से नदी निकलते हुए आती है, फिर प्लेटूस के ऊपर आती है, फिर जब वो प्लेन में इंटर करती है ना, जो खुले मैदान होते हैं वहां पे जब नदी इंटर करती है, तो वहां पे वो टर्न ले लेके फ्लो करने लगती है, मतलब वो ऐसे कुछ टर्न लेते हुए फ्लो करने लगती है, जैसे कि यहाँ पे हमें नीचे डायग्राम में देखिए दिखाया है ना। इस डायग्राम में देखिए जो नदी आ रही है वो कितना टर्न लेके आ रही है, कर्व देखिए आप कितना ज्यादा कर्व है ना। और इसी चीज को हम बोलते हैं, ये जो कर्व है, ये जो बैंड हुआ है, जो हमारी जो रिवर है जो बैंड हुई है, ये जो जो चीज है इसको हम बोलते हैं मिएंडर्स। ठीक है, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो होता क्या है, समय के साथ साथ जो मिएंडर के जो लूप्स होते हैं वो क्या कह सकते हैं कि समय के साथ साथ क्या होगा, एक और पास आते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे बताते हैं कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। तो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, देखिए आप, एक पिक्चर में आपको मैं बताता हूँ। देखिए इस पिक्चर में हम अभी क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक मिएंडर। ठीक है, अभी मिएंडर क्या, देखिए ये हमारी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो एरिया, वहां पे आप देखिए यहाँ से ये नदी यहाँ से हमारी यूं आ रही है, फिर यहाँ से उसने ऐसे ऐसे टर्न लिया है, और फिर यहाँ पे आ जाओ फिर से एक टर्न लेती है और फिर यूं निकल रही है एक नदी हमारी ये, और फिर से टर्न लिया और एंड में फिर टर्न लेके कंटिन्यू कर गई। तो ये जो इतना बड़ा सा जो कर्व दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मिएंडर। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो कर्व है ना ये छोटा होता जाता है, जैसे अभी बोला जो लूप बनता है वो कई बार और पास आता जाता है, नदी के पास आता जाता है। अभी ये जो घुमा हुआ हिस्सा है वो मेन नदी से काफी दूर है, लेकिन कई बार क्या होता है ये जो लूप है ना ये अभी इतना घूम के ऐसे जा रहा है, तो ये एक टाइम के बाद ये इतना घूम के ऐसे चला जाएगा, और एक टाइम के बाद ये नदी सीधे कनेक्ट हो जाएगी और ये जो लूप है ना उस नदी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये कभी नदी का हिस्सा हुआ करता था, वहां से नदी ऐसे घूम के निकल के गई थी, लेकिन अब वो डिस्कनेक्ट हो गया, नदी वापस से सीधे हो गई है और ये एरिया खाली हो गया है। अब ये हमारी नदी से डिटैच हो गया है ना, अलग हो गया है, और इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो एक ये लेक बन चुका है, अब एक ये झील बन चुकी है ऑक्सबो, क्योंकि इसका जो शेप है, वो जो ऑक्स होते हैं उनका जो ऑक्स का जो बो होता है ना, हम आपने देखे होंगे जो एक एनिमल होता है ऑक्स, उसका एक बो होता है, वो कर्व शेप में आपको दिखता है उसके गर्दन के ऊपर से, तो ये उसी शेप से इसका शेप हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो मिएंडर से ही बनता है ऑक्सबो लेक। उसकी भी यहाँ पे एक पिक्चर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ऑक्सबो लेक हम इसको कह सकते हैं कि ये जो नदी ऐसे जा रही थी और ये ऐसे टर्न होके यहाँ से निकली है, तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि ये जो नदी है ना वो कुछ यहाँ से घूम के गई होगी, मतलब ये वाला पोर्शन भी नदी का पोर्शन होगा, मतलब इतने पोर्शन से भी पानी बहता होगा और वो नदी कुछ दूर से ना घूम के यहाँ से जाके ऐसे घूम के जाती होगी। लेकिन समय के साथ साथ वो नदी ने क्या किया, उस पाथ को थोड़ा चेंज कर लिया, और यहाँ पे ना एक ये कर्व जैसा एक झील बन गई, देखिए एक थोड़ा सा उसमें घुमाव है, और इस तरह की झील को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस, अब देखते हैं क्या बताया है बुक में। और ये पिक्चर को भी हम देख ही लेते हैं, ये नदी ऐसे फ्लो करते हुए आ रही थी, तो ये देखिए ये कभी इस नदी का जो कर्व जो ऐसे हो रहा है, तो ये भी कभी इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो जब डिटैच हो गया काफी टाइम के बाद, तो इसको हमने यहाँ पे नाम दिया ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये कर्व नदी से वापस से क्या हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ पे इसको हमने नाम दिया ऑक्सबो लेक।
और एट द टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और कभी कभी क्या होता है, जो नदी होती है ना वो उसका फ्लो थोड़ा तेज हो जाता है, पानी ज्यादा रहता है जब, तो फ्लड आ जाती है उसके आसपास के एरिया में। और क्या होता है कि ये जो होती है नदी, जब ये बहती है तो ये काफी सारी मिट्टी लेके आती है अपने साथ, और ये क्या करती है, उन मिट्टी को जब मान लीजिए बाढ़ वगैरह आती है तो वो नदी क्या है, तो उस मिट्टी को आसपास के एरिया में डिपॉजिट कर जाती है ना। और यहाँ पे बताते हैं कि इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। मतलब अपने किनारे 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 वो मिट्टी छोड़ती चली जाएगी, और सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स को, जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ते हुए चली जाएगी, नदी आगे निकल जाएगी। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इस तरीके से नदी के आसपास एक बहुत लंबा मैदान सा बनेगा जो कि बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी उपजाऊ मिट्टी थी वो नदी कहीं और से लेके आके यहाँ पे छोड़ के चली गई। एंड द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और जो थोड़े ऊंचे जो बैंक्स होते हैं नदी के आसपास के, जो थोड़ा हाइट पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया है, ये देखिए उसको यहाँ पे लेविस या लीफ जो भी आप बोले, तो यहाँ पे लीव्स के बारे में बताया, लेविस के बारे में बताया है। तो थोड़े ऊंचे वाला जो एरिया हमारी अर्थ का जो नदी के बगल से होता है, तो उसको हमने लेविस बोला है। एंड जो रिवर होती है, जैसे वो किसी समंदर के पास जब ड्रेन होने वाली रहती है, मतलब नदी निकलती किसी बहुत दूर किसी माउंटेन से, लेकिन फाइनली मिलती तो एक ओशन में जाके, तो वो क्या करती है, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। और जो रिवर होती है ना, वो तरह तरह की स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में जो मेन रिवर है वो आपको डिनोट करी यहाँ पे, ये आपकी मेन रिवर है। ठीक है, और ये मेन रिवर देखिए, जब जब ये इस ओशन से मिलने वाली थी, ये जो ब्लू पोर्शन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस ओशन से मिलने वाली थी, तो क्या देखो वो कितनी सारी उसकी जो वो थी स्ट्रीम्स, वो बट गई, देखिए कितनी सारी धाराएं अलग अलग निकल गई, है ना। और उसके बाद वो समंदर में जाके मिलती है काफी सारी जगह से, ठीक है। और लेकिन जब समंदर में जब ये मिलती है तो इसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि जितना भी इसने, जहाँ से भी ये रिवर फ्लो करते हुए आ रही थी, जितनी भी इसने आज तक मिट्टी लेके आई अपने साथ, वो सब वो इस एरिया में डिपॉजिट कर देगी और समंदर में जाके मिल जाएगी। और ये जो मिट्टी होती है ये बनाती है फिर डेल्टा, और इसको हम बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। माउथ मतलब जहाँ पे नदी समंदर से मिलती है, उस एरिया को हमने माउथ बोला है, ठीक है, रिवर का माउथ। और इसके आसपास का पूरा एरिया डेल्टा के नाम से जाना जाता है। काफी उपजाऊ एरिया होता है, क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है यहाँ पे, जो नदी अपने साथ लाती है और यहीं पे डिपॉजिट करके समंदर में मिल जाती है। अब हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ सी वेव। तो अभी हमने रिवर का वर्क तो देख ही लिया। तो रिवर क्या क्या करती है, रिवर आपकी मेंडर्स बना रही थी, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, एंड रिवर्स आपकी एंड में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है ना, काफी सारी चीजें बनाती है रिवर्स भी। इस तरीके से जो रिवर्स है वो भी क्या कर रही है, हमारे आसपास का जो लैंडस्केप है उसमें चेंजेस क्रिएट कर रही है। अब हम लोग देखेंगे सी वेव्स क्या करती हैं। तो जो सी वेव्स होती हैं ये भी इरोजन करती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो जो सी वेव्स होती है वो अपने कोस्टल लैंडफॉर्म्स को क्या करती हैं, चेंज करती रहती है। कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे वाला जो जमीन का हिस्सा होता है उसमें चेंजेस करती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताती हैं कि सी वेव जो होती है जब वो स्ट्राइक करती है जो समुद्र के आसपास जो चट्टाने होती हैं, ये सी वेव जब उससे टकराती है तो उन चट्टानों में क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। और सालों बाद, हजारों सालों बाद, कुछ कई सालों बाद क्या होता है, ये क्रैक्स बढ़ जाते हैं और काफी वाइड हो जाते हैं। और कई बार ये क्रैक इतने बढ़ जाते हैं कि आपको ना ऐसा लगेगा कि रॉक के अंदर बिल्कुल एक होल सा बना देती हैं, तो वो एक केव की तरह दिखने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दे आर कॉल्ड सी केव्स। मतलब समंदर के बगल में आपको गुफा देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे ये जो कैविटीज है, ये जो होल होता है ना, जो रॉक्स में, ये नदियों के प्रेशर से जब लहरें बहुत प्रेशर के साथ इनसे टकराती हैं, तो ये होल जो हुआ है ये धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स। उसके बाद जो केव का होता है ना, सिर्फ छत ही छत आपको दिखती है, मतलब केव पूरी गायब ही हो जाती है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो सी केव्स होती हैं वो कैसे बनती है, समुद्री गुफाएं कैसे बनती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी आर्चेस के बारे में। ये यहाँ पे हमको बताया गया है सी आर्चेस, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि कभी कभी ये जो कैविटीज होती है ना, ये इतनी बड़ी हो जाती है कि सिर्फ इनकी जो केव होती है, ठीक है, केव हमको दिखने ही बंद हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि बस एक छत, हम मतलब सिर्फ छत छत आपको दिखेगी वहां पे। देखिए यहाँ पे लिखा है बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स। मतलब सिर्फ उसकी जो हमारी गुफा थी उसकी सिर्फ छत ही छत आपको बस दिखेगी, और बाकी सब आपको गायब हो जाएगा। तो केव अब काय में कन्वर्ट हो गई आर्चेस में। और उसके बाद और अगर उसका इरोजन होगा और ज्यादा इरोजन होगा तो क्या होगा वो देखते हैं फिर। एंड इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और उसके बाद उनकी जो छत होती है वो भी गायब हो जाएगी, और सिर्फ वॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। और इन वॉल को हम लोग बोलते हैं स्टैक्स। देखिए इस पिक्चर में स्टैक आपको सिर्फ एक अलग सा पत्थर दिख रहा है, एक बिल्कुल दीवार की तरह। और जो सी केव है वो पूरी रॉक के अंदर आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है। और जब सी आर्च बना तो सिर्फ छत छत दिखी है, मतलब आप उसके आर पार भी जा सकते हैं। और
उसके बाद हमें बताते हैं कि जो सी वेव्स होती हैं वो सेडिमेंट्स को भी डिपॉजिट करती हैं, है ना, शोर्स के आसपास, बीच के आसपास। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सी वेव्स किस तरीके से काम करती हैं। और अब हम एक काम करते हैं, कुछ पिक्चर्स को देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। देखते हैं। तो देखिए अभी हम ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये सी आर्च की एक पिक्चर है। सी आर्च मतलब जो अभी हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, तो ये सी आर्च है। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये बिल्कुल एक छत की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है, बस एक छत है और आप आर पार इसके जा सकते हैं इजिली, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सी आर्च, है ना। समंदर के किनारे आपको ऐसे सीन्स देखने को मिल जाते हैं आराम से। और उसके बाद ये जो अभी हम देख रहे हैं ये एक सी केव है। तो एक्चुअली में अभी क्या है, देखिए केव बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, मतलब आर पार आप नहीं जा सकते इसके, है ना। उस तरफ से इसमें होल आपको दिखने को नहीं मिलेगा, जिसमें अभी आपको सिर्फ और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, क्योंकि आप उसके आर पार नहीं जा सकते, है ना। अभी उस तरफ से आपको उस तरफ जाने का रास्ता आपको नहीं दिख रहा, ये एक सी केव है। लेकिन हजारों सालों के बाद जब इरोजन होगा, जब ये समुद्र की लहरें स्पीड में आएंगी और इससे टकराएंगी धीरे धीरे, तो पीछे से भी होल कर देंगी और इतना बड़ा होल हो जाएगा धीरे धीरे करके ये, कि आपको ये इस तरीके से वापस दिखने लगेगा। जो हमारा ये आर्च है, ये कभी एक गुफा हुआ करता था सी केव, लेकिन आज ये एक आर्च बन गया है। और इसके बाद एक और चीज हमने यहाँ पे देखी थी, स्टैक्स। तो स्टैक्स सिंपली क्या है, आर्च भी क्या हो गया, बहुत इरोड हो गया, उसका बहुत इरोजन हो गया टकरा टकरा के समंदर की लहरों से। बस एक रॉक का पीस आपको समंदर के बीच में खड़ा हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं आप क्या बताया हमको। अब आगे के टॉपिक में हमको यहाँ पे बताएंगे वर्क ऑफ आइस। अब जो हमारी बर्फ होती है ये भी क्या काम करती है देखते हैं। तो जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, है ना, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं जिनको हम रिवर ऑफ आइस बोलते हैं, मतलब बर्फ की नदी, मतलब ये नदियां ही हैं जो कि जमी हुई है। एंड ये भी क्या करती हैं, इनके आसपास का जो लैंडस्केप होता है ना उसको एरोड करती हैं, ठीक है। बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। वहां पे भी ये लोग क्या कर, ये जो ग्लेशियर्स हैं क्या करते हैं, वहां की सॉइल को एरोड कर देते हैं, पत्थरों को एरोड कर देते हैं और उनके नीचे की जो सॉलिड रॉक होती है ना उसको एक्सपोज कर देते हैं, फिर वो आपको नीचे की रॉक्स दिखने लगती हैं। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. और जब ग्लेशियर्स की आइस पूरी तरीके से पिघल जाती है ना, तो वहां पे एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। And the material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. और जो भी मटेरियल ग्लेशियर अपने साथ कैरी करता था वो वहीं पे डिपॉजिट हो गया, है ना। उसमें रॉक्स हैं, छोटी बड़ी रॉक्स हो गई, रेत हो गई, सिल्ट हो गया, ये सब डिपॉजिट हो जाएगा आसपास ही। एंड दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर, ग्लेशियल मोरेन्स। तो इनको हमने, जो ये डिपॉजिट होते हैं जो ग्लेशियर के द्वारा हमको मिलते हैं, इनको एक टर्म से हमने डिनोट किया ग्लेशियल मोरेन्स। तो अभी हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एट लास्ट हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ विंड, की जो हमारी विंड होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो एक एक्टिव एजेंट है ना इरोजन का, उसमें हमारी विंड्स भी होती है ना। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। तो रेगिस्तान में जो इरोजन का काम करती है, जो डिपोजिशन का काम करती है, वो होती है विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। डेजर्ट में आप ना एक स्पेशल टाइप की आपको चट्टाने वहां देखने को मिलेगी जिनको मशरूम रॉक बोला है। और ऐसा क्यों बोला है वो देखिए, क्योंकि जो विंड होती है ना उनके लोअर वाला जो जो उनका लोअर पार्ट होता है रॉक्स का, उसको ज्यादा क्या करती है, रोड कर देती है, और अपर पार्ट को रोड नहीं कर पाती। तो नीचे से वो पार्ट पतला हो जाता है और ऊपर से वो पार्ट मोटा हो जाता है, तो एक मशरूम का शेप ले लेता है, ठीक है। उनका जो बेस है वो नैरो हो जाता है और जो टॉप होता है वो वाइड हो जाता है। और जो विंड होती है जब ये ब्लो करती है वहां पे, है ना, तो ये क्या करती हैं, जो आसपास की जो रेत है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं। और जब ये ब्लो करना बंद कर देती हैं तो जहां तक भी वो रेत लेके जा पाई थी उसको उसी एरिया में ड्रॉप कर देंगी। तो इससे क्या होता है, एक जगह की रेत उड़ के दूसरी जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाती है ना। और जहां पे वो डिपॉजिट हो जाती है वो एरिया थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना। और उस एरिया को यहाँ पे बोला गया है व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड falls and gets deposited in low hill like structures, these are called sand dunes। रेत के टीले बनाती है। इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे आपको रेत की इतनी हाइट देखने को नहीं मिल रही ना, लेकिन देखिए ये आपको ऊपर थोड़ी हाइट देखने को मिल रही है, इधर आपको हाइट देखने को मिल रही है, हाइट, ये सब सैंड ड्यून्स है, ठीक है। ये हवा चलने के साथ साथ जो रेत होती है एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, तो वो वाली जगह नीची हो जाती है, और जहाँ पे सैंड ड्यून्स रेत के टीले बनते हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी हिल्स की तरह दिखने लगता है रेगिस्तान के अंदर। एंड व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और अगर रेत का जो ग्रेन्स हैं, जो दाने, वो बहुत अगर हल्के हैं ना, तो विंड जब ब्लो करेगी
जब विंड हवा बहुत तेज चलेगी तो उनको काफी दूर तक डिस्टेंस पे ले जाती है, ठीक है। एंड व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड लोइस, ठीक है। और इस तरह की जो सैंड बहुत दूर जाके कहीं डिपॉजिट हो जाती है तो उस जगह को हम बोलते हैं लोइस। और जो इस तरह के जो डिपॉजिट है जो बहुत दूर जाके होते हैं रेगिस्तान में, रेगिस्तान की रेत बहुत दूर जाके कहीं डिपॉजिट हो जाती है, तो ये आपको चाइना में देखने को मिलते हैं। तो आप इंटरनेट पे सर्च करिए चाइना लोइस, तो आपको कई पिक्चर्स इसमें मिल जाएंगी। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब अनंत फॉर मोर सच लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।